Hello champs, I hope you all are doing great. So continuing with our video series जिसमें हम discuss कर रहे हैं keywords, important points, hidden gems from all the chapters of business studies और इस वीडियो में हम finish कर रहे हैं अपना last chapter that is consumer protection. काफी इजी चैप्टर है बट ड्यू टू द न्यू एक्ट थोड़ी कंफ्यूजन है बच्चों के माइंड में. पहले था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जिसे रिप्लेस कर दिया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने. तो कुछ चीजें चेंज है, एक बार ध्यान से आप देखकर जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर राइट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें हम राइट्स ऑफ कंज्यूमर पढ़ रहे हैं. राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी अश्योर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. यहाँ पर एक लिखना रह गया, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. तो पहले राइट टू चूज हुआ करता था, अब उसका नाम बदल के राइट टू बी अश्योर्ड हो गया है. राइट टू सेफ्टी में हम क्या पढ़ते हैं? दैट कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स विच कुड बी हजार्डस टू हेल्थ, लाइफ और प्रॉपर्टी. इसलिए हमें क्वालिटी मार्क्स चेक करने चाहिए. स्पेशली जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उस पर हमें आईएसआई मार्क चेक करना चाहिए बिकॉज इट गिव्स अ क्वालिटी अश्योरेंस. राइट टू बी इन्फॉर्म, कंज्यूमर का राइट है दैट he or she can acquire information about the product, and it is because of this reason that the legal framework in India requires manufacturers to give out this information on the package or label of the product regarding the ingredients, date of manufacture, net weight, price, directions for use, etc. राइट टू बी assured, इसका कीवर्ड है वेराइटी. कंज्यूमर को वेराइटी दो और उसको अलाउ करो कि वो अपने हिसाब से चूज करे. गिव आउट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर एट कंपेटिटिव प्राइसेस. राइट टू बी हर्ड और राइट टू सीक रिड्रेसल में बच्चों को कंफ्यूजन रहती है. तो राइट टू बी हर्ड थोड़ा लाइंस देख के जाइए एनसीईआरटी से. राइट टू बी हर्ड में है राइट टू फाइल अ कंप्लेंट इन केस ऑफ अ डिससैटिस्फैक्शन विद अ गुड और सर्विस. इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट मेनी एनलाइटेंड बिजनेसेस हैव सेट अप देयर ओन कंज्यूमर सर्विस एंड ग्रीवियंस सेल्स. मतलब जो समझदार बिजनेसेस हैं उन्होंने खुद के ही ऐसे ग्रीवियंस सेल्स बनाए हुए हैं जहां पे कस्टमर जाए और अपनी बात रखे. सीधा कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, पहले ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपनी बात आप रख सकते हैं. सो दिस इज राइट टू बी हर्ड. राइट टू सीक रिड्रेसल इज राइट टू गेट रिलीफ. आपने कंप्लेन फाइल कर दी, अब आपका अधिकार है कि आपको रिलीफ भी मिले. इसके लिए जैसे हो सकता है रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट हो जाए, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट या कॉम्पनसेशन अगर आपने कोई इंजरी सही है. देन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. कंज्यूमर हैज अ राइट टू गेन नॉलेज एंड बी अ वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट लाइफ. राइट. इसके लिए भी बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनलाइटेंड बिजनेसेस आर टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके. देन दीज आर द क्वालिटी मार्क्स जो आप देखकर जाएंगे. क्वालिटी मार्क्स जो हमें चेक करने चाहिए प्रोडक्ट्स के ऊपर. आईएसआई ऑन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स वैसे ही क्वालिटी मार्क्स इशू करता है बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. EGMARK on agricultural products, EcoMark on eco-friendly products, FPO that is food process order on food products, especially the packaged food, and Hallmark on silver or gold jewelry. So ये हो गए हमारे quality marks. Then यहाँ पे आप मुझे बताएंगे इसका आंसर. Which right implies that marketers should offer a variety of products? मैंने अभी आपको बताया था variety is the keyword for right to be assured. Then it is because of this consumer right that the legal framework in India requires manufacturers to provide information about the product, including ingredients, date of manufacture. This is right to be informed. ठीक है, ये की लाइन्स हैं, आप एक बार देखकर जाइए. ये भी मैंने आपको बताया, many enlightened businesses have set up their own consumer service and grievances, right to be heard. Alright then, ये मैं आपको अभी redressal machinery के साथ समझाती हूँ. Let's talk about this one. The Consumer Protection Act 2019 provides for redressal. यहाँ पे भी right पूछा जा रहा है, वैसे हमें आइडिया तो यहीं से ही मिल गया. Redressal to the consumers including replacement of the product, removal of the defect, compensation paid. मतलब आपको मिल रहा है रिलीफ. दिस इज राइट टू सीक रिड्रेसल. ठीक है, चलो. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. 3-tier एनफोर्समेंट मशीनरी एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. तो 3-tier मतलब 3 लेवल्स हैं. तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन. वैसे इसका पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन. So it is set up or established by the state government of the state in which this district is located.
तो यहाँ पर district commission would entertain those cases where the value of goods or services paid as consideration does not exceed 1 crore rupees, does not exceed 1 crore rupees. तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास हम अपनी कंप्लेंट लेकर जाएंगे, और अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को लगता है कि इस केस में एलिमेंट्स ऑफ सेटलमेंट है, मतलब ये पार्टीज ना मीडिएशन से भी अपनी बात सुलझा सकती हैं, इनका केस ऐसा है कि ये एक दूसरे की कुछ बातें मान सकते हैं, तो वो पार्टी से पूछेंगे कि अगर आप मीडिएशन से अपना केस सॉल्व करवाना चाहते हो तो हमें राइटिंग में अपनी कंसेंट दे दो विद इन 5 days। नाउ मीडिएशन का फायदा क्या है पार्टीज को, क्योंकि पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है, दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। जब मीडिएटर होता है बीच में, वो दोनों की बातें सुनता है और एक कॉमन ग्राउंड पे पहुंचने की कोशिश करता है, जहां कुछ बातें इस पार्टी की मानी जाएंगी, कुछ बातें इस पार्टी की, मतलब बेस्ट हो जाए दोनों के लिए, ऐसा किया जाता है। तो ये मीडिएशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने ही इंट्रोड्यूस किया है। और कोर्ट्स को इससे क्या फायदा मिलता है कि उनका टाइम बचता है, स्पीडी रिड्रेसल मिल जाता है लोगों को। और अगर मीडिएशन से बात नहीं बनती है तो वापस कंप्लेन डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ही आ जाएगी, जैसे चल रहा था। जरूरत पड़ेगी तो गुड्स का सैंपल लेबोरेटरी में भेजा जाएगा फॉर टेस्टिंग। और सर्विसेज के केस में, क्योंकि सर्विस का सैंपल हम नहीं भेज सकते लैब में, तो उसके केस में कंप्लेनेंट ज्यादा से ज्यादा एविडेंस इकट्ठा करे कि सर्विस में डेफिशिएंसी हुई थी। अगर कोई भी पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो अपील कर सकते हैं स्टेट कमीशन में विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ठीक है। स्टेट कमीशन, अगेन इसका पूरा नाम है स्टेट कंज्यूमर्स डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। इट विल एंटरटेन दोज केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज in question paid as consideration exceeds 1 crore but does not exceed 10 crore rupees। बाकी सारी बातें वही सेम है, मीडिएशन की, लैब में टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, सैंपल ऑफ गुड्स सेम, एवरीथिंग इज सेम। अगर कोई भी पार्टी स्टेट कमीशन के ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो अपील कर सकते हैं नेशनल कमीशन के आगे विद इन 30 days। यहाँ पे 30 days है। उसके बाद नेशनल कमीशन की जो ज्यूरिसडिक्शन है, ज्यूरिसडिक्शन एक लीगल वर्ड होता है, मतलब वो कौन से केसेस को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन क्वेश्चन पेड एज कंसिडरेशन शुड बी मोर देन 10 crore rupees। तो आप नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। और अगर आप नेशनल कमीशन के ऑर्डर से खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर। बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आए और खुश नहीं है तो स्टेट कमीशन में आए खुश नहीं है, और नेशनल कमीशन में आए खुश नहीं है फिर सुप्रीम कोर्ट। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप जुडिशरी का पहले ही बहुत ज्यादा टाइम ले चुके हो। आप अगर नेशनल कमीशन में ही आए थे डायरेक्टली, मतलब गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा थी, और आप सेटिस्फाइड नहीं है नेशनल कमीशन के ऑर्डर से, तभी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे पीछे से चलते हुए लोग नहीं जाएंगे, डायरेक्टली जो नेशनल में आए थे वही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। सो इसके लिए हम लैंग्वेज क्या यूज करते हैं, एन ऑर्डर पास बाय द नेशनल कमीशन in matter of its original jurisdiction only those are appealable before the supreme court। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से खुश नहीं है, स्टेट कमीशन में जा सकते हैं 45 डेज में। स्टेट कमीशन से खुश नहीं है, नेशनल कमीशन में जा सकते हैं 30 डेज में। नेशनल कमीशन से खुश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 30 डेज में। बट देयर इज अ कंडीशन विच आई हैव टोल्ड यू। ओके देन, ये भी आपके सिलेबस में है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज का क्या रोल होता है जो इस डायरेक्शन में काम कर रही हैं टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। काफी सिंपली आप इनको लर्न कर सकते हो, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये एडुकेट करते हैं पब्लिक को अबाउट देयर राइट्स एंड द रिलीफ्स अवेलेबल टू देम। ये कुछ ना कुछ पीरियोडिकल्स पब्लिश करते रहते हैं जो लोग पढ़ें और नॉलेज गेन कर सकें। कई बार ये टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी करते हैं इन accredited लेबोरेटरीज ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। ये कस्टमर्स कंज्यूमर्स को इंकरेज करते हैं कि आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको एक्शन लेना है अगर कोई एक्सप्लॉयटेटिव ट्रेड प्रैक्टिस आपने एक्सपीरियंस की है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि लीगल फ्रेमवर्क इतना कॉम्प्लिकेटेड है, छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, दे एनकरेज द कंज्यूमर्स टू फाइल अ कंप्लेंट। फिर वो लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ लीगल एड। कई बार तो वो कंज्यूमर्स के बिहाफ पे केस भी फाइल कर देते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में, फाइलिंग कंप्लेंट्स इन अप्रोप्रिएट कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर्स। और कई बार तो वो जनरल पब्लिक के लिए भी
केसेस फाइल कर देते हैं, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल बट फॉर जनरल पब्लिक। सो एनजीओ का रोल इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स, कॉमन कॉज दिल्ली, वॉइस दैट इज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन दैट इज ऑल्सो इन दिल्ली। तो कुछ इसके नेम्स आप देखकर जा सकते हैं, सिंपल टॉपिक है। देन हु इज अ कंज्यूमर, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में ही फॉल नहीं करते तो आप इस एक्ट के अंडर केस फाइल नहीं कर सकते। अभी हम आगे पढ़ेंगे हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, तो कंज्यूमर समझना तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो एज पर दिस न्यू एक्ट, कंज्यूमर का मतलब होता है एक पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। इंपॉर्टेंट है, आपको कंसिडरेशन भी होनी चाहिए, मतलब कुछ इन्वॉल्व होना चाहिए इन रिटर्न, विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड, या तो आपने पे कर दिया है या आप बाद में पे करेंगे, और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड, मतलब कुछ पे कर दिया है, कुछ आप प्रॉमिस करके आए हैं, या अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, धीरे धीरे आप पे कर देंगे जैसे इंस्टॉलमेंट्स में। इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विसेज। देखो गुड्स के लिए वर्ड यूज किया यूजर, सर्विसेज के लिए वर्ड यूज किया बेनिफिशियरी। इफ सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ भी सामान खरीद के लाए, कोई भी गुड लेकर आए, फॉर एग्जाम्पल वो आपके लिए चिप्स का पैकेट लेकर आए और आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या आप कंज्यूमर हैं? यस, क्योंकि आप उस गुड के यूजर हैं और आपके पेरेंट्स ने अलाउ किया है दैट यू कैन यूज दोज गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। बट फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स कुछ सामान खरीद के ला रहे हैं और वो रास्ते में चोरी हो गया, तो वो जो थीफ है, क्या वो कंज्यूमर है? नहीं, क्योंकि उसने गुड्स को यूज नहीं किया विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। ठीक है, तो ये आप समझे। इट अप्लाइज टू बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और बाय टेली शॉपिंग। देखो ये पुरानी एक्ट में नहीं था, तो आपको पता है चीजें कितनी बदल गई हैं आजकल। ऑनलाइन शॉपिंग हैज बिकम सो कॉमन, सो दे हैड टू ऐड दिस इन द न्यू एक्ट। या टेली शॉपिंग या डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, बट इसमें वो पर्सन नहीं आता जो गुड्स खरीदता है फॉर कमर्शियल पर्पज या सर्विस लेता है फॉर कमर्शियल पर्पज। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ऑलराइट देन, इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में है फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों हमें कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? तो सबसे पहले, कंज्यूमर्स इग्नोरेंस, यानी वो अवेयर ही नहीं है अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, तो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर्स अनऑर्गेनाइज्ड है, वी नीड टू ऑर्गेनाइज देम एंड फॉर्म कंज्यूमर organizations और associations. Widespread exploitation, consumers की बहुत exploitation होती है through unscrupulous, exploitative, unfair trade practices like defective products, false and misleading advertisements, black marketing, hoarding. ठीक है, तो ये कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। देन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बिजनेस के ही लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है कि वो अपने कंज्यूमर्स का ध्यान रखे, क्योंकि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड होंगे तभी वो रिपीट सेल्स करेंगे, तभी आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे इन द लॉन्ग रन। देन आप इतना कुछ सोसाइटी से लेते हैं, बिजनेस यूजर्स सोसाइटीज रिसोर्सेज, तो ये तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको बदले में अच्छे गुड्स और सर्विसेज दें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही बात है कि वैसे भी आप पढ़ते हो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सिर्फ बिजनेस करते रहे, सोसाइटी का कोई ध्यान ना रखें, कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते रहे, ऐसा नहीं चल सकता। देन मॉरल जस्टिफिकेशन, ये तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हम अच्छे काम करें, अच्छे रास्ते पे चलें, किसी के साथ धोखा ना करें, एक्सप्लॉयटेशन ना करें। सो मॉरल जस्टिफिकेशन। देन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, देखो सूनर और लेटर गवर्नमेंट को पता लगेगा कि आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, या तो कोई केस फाइल कर देगा, फिर आपकी डे टू डे वर्किंग भी गवर्नमेंट खराब करेगी, वो आएगी 100 सवाल करेगी, आप पे केस चलेगा। इतनी सारी प्रॉब्लम से बचो बचो, और कंज्यूमर्स का पहले ही ध्यान रखो, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्टेड रखो। ऑलराइट देन, कंज्यूमर के कुछ अधिकार हैं तो कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। एज अ कंज्यूमर यू ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफी ज्यादा सिंपल है, ये आराम से हो जाती है। Be aware about the various goods and services available in the market so that an intelligent and wise choice can be made. देखो इतनी सारी वैरायटी है मार्केट में, ये हमारी जिम्मेदारी है that we become aware, we try to gain knowledge कि क्या क्या अवेलेबल है, so that हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट या गुड या सर्विस खरीद सके। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स, जहां तक हो सके क्वालिटी मार्क्स चेक करो, स्टैंडर्डाइज गुड्स खरीदो, क्योंकि उसमें एक अश्योरेंस मिल जाती है।
लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड, अगर कोई मैनुअल है मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शंस हैं तो उनको रीड करें और फॉलो करें। रीड द लेबल्स केयरफुली, गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस, चेक करो कि कहीं प्रोडक्ट एक्सपायर्ड तो नहीं है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, आपको किसी से एलर्जी तो नहीं है किसी इंग्रेडिएंट से, ये आपको देखना है। देन assert yourself to ensure that you get a fair deal. Confidently ask for a fair deal. अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है, assert yourself. Then be honest in your dealings also. Do not buy goods from black marketers or hoarders. अगर आप ही ऐसे लोगों से सामान खरीदोगे जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो तो इंकरेज होंगे ही। आस्क फॉर अ कैश मेमो, ये बहुत जरूरी है, बिल लो, क्योंकि दैट सर्व्स एज अ प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन। कंप्लेन फाइल करो, अगर कुछ भी गलत हुआ आपके साथ कंप्लेन फाइल करो, इवन इफ द अमाउंट इन्वॉल्व इज स्मॉल। ये मत सोचो कि लीगल कॉम्प्लिकेशंस में कौन पड़ेगा, उसके लिए कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमारी मदद कर सकती हैं। देन कंज्यूमर सोसाइटीज फॉर्म करो और एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करो, अवॉइड लिटरिंग, सो दैट इज ऑल्सो आर जिम्मेदारी। देन ये टॉपिक भी आपकी बुक में गिवन है, एक बार रीड करें कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ कोर्स। तो क्या क्या ग्रीवियंसेस उनके हो सकते हैं जिनको हमें रिड्रेस करना है। जैसे अडल्ट्रेटेड गुड्स, मिलावटी गुड्स उनको बेच दिए गए हैं, काउंटरफीट गुड्स, फेक गुड्स, मतलब ब्रांड का बस उस पर ठप्पा लगा दिए बट वो फेक है और पैसे बहुत चार्ज कर लिए, सब स्टैंडर्ड गुड्स, then duplicate goods, malfunctioning weights and measures that lead to underweight of the products, black marketing, overcharging, defective goods, advertisement जो misleading है या फिर inferior goods। तो ये सारी grievances हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं जो कंज्यूमर्स को फेस करनी पड़ सकती हैं। देन हु कैन फाइल अ कंप्लेंट इम्पॉर्टेंट है और काफी इजी है। आप कोई भी कंज्यूमर, रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स एसोसिएशन हमने पढ़ा भी था, ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स दे कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यस ऐसा भी होता है, जैसे मैगी पे 2015 में गवर्नमेंट ने ही केस फाइल किया था, द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर उसी ने केस फाइल किया था। तो यस गवर्नमेंट भी केस फाइल कर सकती है। वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस अदर्स जिनका एक ही इंटरेस्ट है, या लीगल एयर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंज्यूमर जिसकी डेथ हो चुकी है तो उसका लीगल एयर या रिप्रेजेंटेटिव। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पे पूछा था, कुछ बच्चों को आंसर नहीं आ रहा था, तो आई जस्ट रिपीट। Sheila went to a free eye camp and got her eyes operated for cataract. The surgery was not done properly, due to which she lost her vision. Where can she file a complaint under the Consumer Protection Act? Unfortunately, she cannot file a complaint under the Consumer Protection Act 2019 because यहाँ पे कोई consideration ही नहीं है, इसलिए she is not falling into the category of a consumer. यहाँ पर कुछ और रास्ता देखना पड़ेगा, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में रिलीफ नहीं मिल पाएगा। देन रिलीफ अवेलेबल भी पढ़ के जाएंगे, बहुत सिंपल है। अभी हमने देखा था कि क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, ग्रीवियंसेस, अब क्या क्या आपको रिलीफ मिल सकते हैं, जैसे वो आपका प्रोडक्ट रिप्लेस कर देंगे, डिफेक्ट रिमूव कर देंगे, देन कॉम्पनसेशन दे देंगे अगर कोई इंजरी सफर की है किसी ने। So remove the defect, replace the defective product, refund the price, reasonable amount of compensation, punitive damages. Punitive is like in the form of a punishment कि मैन्युफैक्चरर या जो सेलर है वो आपको डैमेजेस पे करे। टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, कोर्ट उसको ऑर्डर कर देगी तो तुम अपना काम बंद कर दोगे, ऐसा भी हो सकता है। नॉट टू ऑफर hazardous goods for sale, to withdraw the hazardous goods for sale, to cease manufacture, stop the manufacture of hazardous goods, या compensate for any loss or injury suffered by the consumer under product liability action। product liability आपकी terminology में given है,